व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के इस 18वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। गलती से यहाँ पर भाग 16 ही छपा रह गया है। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। व्यापार एवं पेशे से आय संबंधी सामान्य प्रावधान। नंबर 1, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन पद्धति। मर्केंटाइल और कॉमर्शियल सिस्टम, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक पद्धति, कैश सिस्टम, रोकड़ पद्धति, हाइब्रिड और मिक्स्ड सिस्टम, नॉट अलाउड, मिश्रित पद्धति स्वीकृत नहीं है। आइए इन सभी प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ की गणना करने हेतु किसी समुचित लेखांकन पद्धति को अपनाना आवश्यक है। इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 में यह प्रावधान है कि एक करदाता निम्नलिखित दो पद्धतियों में से किसी भी एक लेखांकन पद्धति को अपना सकता है। नंबर 1, व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक पद्धति, मर्केंटाइल और कॉमर्शियल सिस्टम। इस पद्धति का प्रयोग करने पर व्यापारिक लेखे इस आधार पर बनाए जाते हैं कि गत वर्ष की समस्त आय गत वर्ष में ही कर योग्य होगी, चाहे ऐसी आय प्राप्त हुई हो अथवा नहीं। इस प्रकार से गत वर्ष के सभी व्ययों को गत वर्ष में ही अपलिखित किया जाएगा, चाहे उनका भुगतान गत वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। व्यापारिक पद्धति में अंतिम खाते बनाते समय मुख्य रूप से अदत्त व्ययों के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्ययों के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम प्राप्त आयों के लिए, अनअर्न्ड इनकम्स एवं अनुपार्जित आयों के लिए, एडवांस्ड इनकम्स आदि के लिए समायोजन किया जाता है। इस पद्धति को देयता के आधार पर ऑन एक्रूअल बेसिस लेखे रखना भी कहा जाता है। यदि करदाता व्यापारिक पद्धति को अपनाता है तो उसे दो लेखांकन प्रमापों की अनुपालना करनी होगी। लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण हेतु राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप प्रथम NAS 1, पुरानी अवधि के समायोजन एवं असामान्य मदों के प्रकटीकरण हेतु राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप द्वितीय NAS 2। अब हम बात करते हैं रोकड़ पद्धति यानी कैश सिस्टम के बारे में। इस पद्धति में आय की गणना करते समय केवल ऐसी आय को सम्मिलित किया जाता है जो गत वर्ष में प्राप्त हो गई हो, चाहे उसका संबंध पिछली अवधि से हो अथवा आगामी अवधि से। इसी प्रकार से इस विधि में केवल ऐसे व्ययों को घटाया जाता है जिनका भुगतान नकद में कर दिया गया हो, चाहे व्ययों का संबंध किसी भी अवधि से हो। यह पद्धति विशेष रूप से पेशागत आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सेवा प्रदान करते हैं एवं उन्हें यह पूर्ण विश्वास नहीं होता कि उनकी सेवाओं का पारिश्रमिक मिलेगा अथवा नहीं, जैसे चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि। अनेक प्रकार के व्यय ऐसे होते हैं जिनका कभी भी भुगतान नहीं किया जा सकता है, जैसे हास, डूबत ऋण, माल की हानि आदि। अतः इस प्रकार के व्ययों की देयता के आधार पर छूट मिलती है। हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स्ड सिस्टम ऑफ बोथ इज नॉट अलाउड। दोनों की मिश्रित पद्धति यानी
कुछ मामलों में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक पद्धति और कुछ मामलों में रोकड़ पद्धति स्वीकृत नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 145 के अनुसार कोई भी करदाता दोनों पद्धतियों की मिश्रित पद्धति नहीं अपना सकता है। जैसे यदि करदाता चाहे कि आय का लेखा तो प्राप्ति के आधार पर रखा जाए, परंतु व्ययों के संबंध में सभी व्ययों की कटौती प्राप्त कर ली जाए, चाहे व्ययों का भुगतान हुआ हो अथवा नहीं, तो करदाता आयकर अधिनियम में बनाए गए इन नियमों के कारण ऐसा नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकों को रखा जाना। व्यवसाय एवं पेशे की सही आय ज्ञात करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 ए में विशेष शर्तों की पूर्ति होने पर एक करदाता को लेखे रखना अनिवार्य है। यद्यपि वाणिज्यिक आधार पर सभी व्यक्तियों को अपने लेखे रखने चाहिए, जिससे कि कर निर्धारण अधिकारी स्वेच्छा से कर निर्धारण न कर सके। इसके अतिरिक्त यदि व्यवसाय में हानि हो तो लेखे रखना अनिवार्य है, क्योंकि व्यवसाय से हुई हानि का समायोजन अन्य आय से तभी हो सकता है जब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हानि मान ली जाए। इस उद्देश्य से करदाताओं का वर्गीकरण अग्र प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, विशिष्ट प्रकार का पेशा करने वाले व्यक्ति। यदि कोई करदाता किसी विशिष्ट प्रकार के पेशे में संलग्न है तो उसे अपने पेशे की आय के संबंध में लेखे रखने होंगे। विशिष्ट पेशे से आशय वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राविधिक सलाहकार, इंटीरियर डेकोरेटर यानी भीतरी साज सज्जा करना एवं अन्य घोषित पेशा जैसे अधिकृत प्रतिनिधि, सिनेमा कलाकार, कंपनी सचिव एवं सूचना तकनीक के पेशाकारों से है। विशिष्ट प्रकार के पेशे से संलग्न करदाताओं के लिए लेखे रखने संबंधी प्रावधानों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए, ऐसे पेशाकार जिनकी सकल प्राप्तियां पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,50,000 रुपये से अधिक रही हों। यदि कोई करदाता जो थोड़ी देर पहले वर्णित विशिष्ट प्रकार के पेशों में संलग्न हैं और उनकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष के पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,50,000 रुपये से अधिक रही हों, तो या गत वर्ष में व्यापार प्रारंभ करने पर इस सीमा से अधिक होने की संभावना हो तो उस व्यक्ति को अपने लेखे नियम 6F में वर्णित नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से रखने होंगे। दूसरी श्रेणी, ऐसे पेशाकार जिनकी सकल प्राप्तियां पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं रही हो। यदि विशिष्ट प्रकार के पेशे जिनका वर्णन थोड़ी देर पहले हमने किया था, ऐसे करदाताओं की सकल प्राप्तियां गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,50,000 रुपये से अधिक न रही हो अथवा गत वर्ष में उनकी सकल प्राप्तियां इस सीमा से अधिक होने की संभावना न हो, तो उन्हें लेखे तो रखने होंगे, परंतु लेखे नियम 6F के अनुसार रखना अनिवार्य नहीं है। उसे अपने लेखे इस प्रकार से रखने होंगे कि कर निर्धारण अधिकारी आय की गणना कर सके। यदि करदाता चाहे तो अपने लेखे नियम 6F के अनुसार रख सकता है। अन्य व्यवसायी एवं अनिर्दिष्ट पेशाकार जिन्हें लेखा रखना अनिवार्य है।
अन्य सभी व्यवसायों एवं अनिर्दिष्ट पेशा यानी जिनका वर्णन हमने पूर्व में नहीं किया है करने वाले व्यक्तियों के लिए लेखे रखना उसी स्थिति में अनिवार्य है जब गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभ 2,50,000 रुपये से अधिक हों अथवा सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां 25 लाख रुपये से अधिक हों। इस श्रेणी में वर्णित करदाताओं के लिए आयकर नियम 1962 में अलग से कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। अतः इस श्रेणी में आने वाले करदाताओं को अपने लेखे इस प्रकार रखने होंगे जिससे कर निर्धारण अधिकारी कर योग्य आय की गणना सरलता से कर सके। अन्य प्रकार के व्यवसायी एवं पेशाकार, यदि कोई करदाता जो पूर्व में वर्णित 2 श्रेणियों में नहीं आता है तो ऐसे करदाता के लिए अपने व्यवसाय अथवा पेशे के लिए लेखे रखना अनिवार्य नहीं है। व्यवसाय एवं पेशे के लिए लेखे रखने संबंधी कुछ अन्य प्रावधान भी है जो इस प्रकार है। नंबर 1, परिकल्पित आय के संबंध में लेखे रखना अनिवार्य नहीं है। There is no need to keep books of accounts in case of imaginary income. यदि किसी करदाता का कर निर्धारण धारा 44A(e) ट्रांसपोर्टर की परिकल्पित आय इमेजिनरी इनकम ऑफ ए ट्रांसपोर्टर के अंतर्गत परिकल्पित आय इमेजिनरी और प्रिज्यूम्ड इनकम के आधार पर होता है तो उसके लिए विस्तृत रूप से लेखे रखना आवश्यक नहीं है। प्रिज्यूम्ड इनकम या इमेजिनरी इनकम यानी परिकल्पित आय से संबंधित प्रावधानों को आगे आने वाले व्याख्यानों में समझेंगे। खाते सुरक्षित रखने की अवधि एवं स्थान, व्यवसायी को अपने खाते उस स्थान पर रखने चाहिए जहां वह सामान्यतः व्यवसाय करता है। ऐसे सभी खाते बीजक, रोकड़ बही एवं खाता बही को 6 वर्षों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यदि करदाता चाहे तो अपने खाते कंप्यूटर में भी रख सकता है एवं कंप्यूटर में सुरक्षित रूप से रखे जाने की व्यवस्था उसे ही करनी होगी। अर्थदंड, यदि किसी करदाता के लिए लेखे रखना अनिवार्य होने पर भी करदाता लेखे नहीं रखता है तो उस पर 25,000 रुपये का अर्थदंड पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। खातों का अनिवार्य अंकेक्षण, जिन करदाताओं के लिए लेखे रखना अनिवार्य है वे यदि निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी में आते हैं तो उन्हें अपने लेखों का अंकेक्षण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाना होगा। एक ऐसा व्यापारी जिसकी वार्षिक बिक्री, आवर्त, सेल्स टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक हों। एक पेशाकार जिसकी सकल प्राप्तियां कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक हों। यदि किसी व्यवसायी की सकल प्राप्तियां 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसा करदाता धारा 44A(d) के अनुसार अपनी परिकल्पित आय इमेजिनरी और प्रिज्यूम्ड इनकम पर सकल प्राप्तियों के 8% के बराबर मानते हुए यदि सकल प्राप्तियों का कोई भाग खाते में जमा होने वाले चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त हुआ है तो ऐसी प्राप्तियों पर 6% तथा यदि करदाता पेशाकार है और उसकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक है तो वह धारा 44A(a) के अनुसार अपनी परिकल्पित आय सकल प्राप्तियों के 50% के बराबर मान सकता है। इन दोनों दशाओं में करदाता को न तो लेखे रखने होंगे और न ही अंकेक्षण करवाना होगा। परिकल्पित आय को हम आगे आने वाले व्याख्यानों में समझने का विस्तार से प्रयास करेंगे। इस संबंध में आयकर अधिनियम के कुछ और प्रावधान भी है।
यदि करदाता परिकल्पित आय होने पर भी अपनी आय कम माने, यदि करदाता यह मानता है कि उसकी कर योग्य आय धारा 44 ए डी, 44 ए डी ए अथवा 44 ए ई में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ज्ञात की गई परिकल्पित आय से कम है, तो उसे अपने खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण करवाना होगा, चाहे उसकी बिक्री, आवृत या सकल प्राप्तियां कुछ भी हों। विभिन्न अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कंपनी, सहकारी समितियां आदि को अपने लेखों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य अंकेक्षण करवाना होता है, चाहे उनके लाभ कितने भी कम क्यों न हो। हानि होने पर भी ऐसा करना अनिवार्य होता है। अतः ऐसे निगमों के लिए अलग से अंकेक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी करदाता के लिए धारा 44 ए बी में अंकेक्षण करवाना आवश्यक हो, परंतु करदाता अंकेक्षण नहीं करवाए, तो संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल बिक्री, आवर्त यानी सेल्स टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के आधे प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये दोनों में से जो भी कम हो, उतना अर्थदंड यानी पेनल्टी लगाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, गत वर्ष का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि करदाता द्वारा कोई भी व्यवसाय या पेशा गत वर्ष में संचालित किया जाता है, तो ऐसे व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों पर व्यवसाय एवं पेशे से आय शीर्षक में कर लगाया जाएगा। गत वर्ष से आशय निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से है। जैसे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष 2019-20 होगा। अतः कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में एक करदाता को व्यवसाय एवं पेशे की उन आयों पर कर देना होगा जो उसने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अर्जित की है। यदि कोई व्यवसाय गत वर्ष में प्रारंभ हो तो पहला गत वर्ष 12 माह से कम का हो सकता है। जैसे यदि करदाता का व्यवसाय 1 नवंबर 2019 से प्रारंभ हो तो पहला गत वर्ष 5 माह 1 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम सिंगल ट्रांजैक्शन, एकल व्यवहार की आय। यदि किसी व्यवसाय का कोई एक कार्य अनेक वर्षों में समाप्त हो और आय का निर्धारण कार्य समाप्त होने पर भी किया जा सकता हो, तो जिस गत वर्ष में ऐसा कार्य समाप्त होगा, उस गत वर्ष में उस कार्य पर होने वाली सभी व्ययों की कटौती एक साथ दी जाएगी, चाहे ऐसा व्यय किसी भी वर्ष में किया गया हो। जैसे यदि किसी ठेकेदार ने कोई ठेका लिया है जो 3 वर्षों में पूरा होगा, तो 3 वर्षों के सभी व्यय ठेके पूरा होने पर जब उसे वास्तव में आय अर्जित होगी, तब एक साथ कटौती दी जाएगी। Point number 6, there must be
एटलीस्ट 2 persons इन ईच ट्रांजैक्शन। प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। किसी भी प्रकार की आय अर्जित करने के लिए कम से कम 2 पक्षकारों के मध्य अनुबंध होना आवश्यक है। अतः यदि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय से विक्रय मूल्य पर आहरण ड्राइंग्स करता है तो ऐसे आहरण पर हुआ लाभ व्यवसाय की आय नहीं माना जा सकता है। इसलिए आहरण ड्राइंग्स लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। एक्सेप्शन अपवाद। यद्यपि उपभोक्ता सहकारी समितियां का संचालन सदस्यों द्वारा किया जाता है और सदस्य ही समिति के लाभों को प्राप्त करते हैं, तथापि यदि किसी सदस्य द्वारा समिति से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो यह माना जाएगा कि समिति को ऐसे विक्रय पर व्यापार एवं पेशे से आय हुई है, क्योंकि समिति और सदस्यों को 2 अलग अलग पृथक अस्तित्व वाला सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, देयर मस्ट बी बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ एसईसी। करदाता का लाभकारी स्वामित्व होना चाहिए। व्यवसाय एवं पेशे की कोई आय इस शीर्षक में तभी कर योग्य होगी जबकि करदाता का व्यवसाय पर कानूनी स्वामित्व होने के साथ साथ लाभकारी स्वामित्व भी हो। जैसे यदि किसी व्यवसाय का कानूनी स्वामित्व तो ए की पत्नी का है, क्योंकि ए सरकारी सेवा में है, परंतु व्यवसाय का संचालन ए करता है और ए ही समस्त लाभ रखता है, तो ऐसे व्यवसाय की आय पर ए को कर देना होगा, क्योंकि समस्त लाभ ए प्राप्त कर रहा है। यहाँ ए का व्यवसाय पर बेनामी स्वामित्व माना जाएगा। अनेक स्थितियों में जब किसी व्यक्ति को व्यवसाय के कुल लाभ का एक छोटा हिस्सा ही मिल रहा हो तो लाभकारी स्वामित्व के साथ साथ कानूनी स्वामित्व भी होना चाहिए। जैसे यदि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा भी दिया जाता है तो यह व्यवसाय से आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि लाभकारी स्वामित्व तो है परंतु कानूनी स्वामित्व नहीं है। अतः यह वेतन शीर्षक की ही आय माना जाएगा। अतः कानूनी स्वामित्व एवं लाभकारी स्वामित्व अलग अलग व्यक्ति के पास होने पर परिस्थिति अनुसार यह निर्णय लिया जाएगा कि वह आय किस शीर्षक की मानी जाएगी। The next point of discussion is point number 8. Loss in the business can be adjusted. यदि व्यवसाय में हानि हो तो उसका समायोजन किया जा सकता है। यदि किसी वर्ष में व्यवसाय में लाभ के स्थान पर हानि हो तो ऐसी हानि का समायोजन अन्य व्यवसायों के लाभों के साथ हो सकता है। यदि उसी गत वर्ष में अन्य व्यवसायों का पर्याप्त लाभ न हो तो हानि का समायोजन अन्य शीर्षकों की आय से किया जा सकता है। यदि उस गत वर्ष में अन्य आय कम हो तो ऐसी हानि का समायोजन गत वर्ष से अगले 8 वर्षों में केवल व्यावसायिक लाभों से किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत प्रावधानों को हम हानियों को आगे ले जाना यानी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज वाले चैप्टर में जब अध्ययन करेंगे तब किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इनकम फ्रॉम ऑल द बिजनेसेस विल बी टैक्स्ड जॉइंटली। करदाता के सभी व्यवसायों की आयों पर एक साथ कर लगाया जाएगा। यदि करदाता अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न हो तो करदाता के सभी व्यवसायों से होने वाली आय पर सम्मिलित रूप से कर लगाया जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि एक करदाता के 2 व्यापार हैं, कपड़े का व्यापार एवं किराने का व्यापार, आयकर अधिनियम में
कर योग्य आय की गणना करने के लिए किराने के व्यापार के आय की आय एवं कपड़े के व्यापार की आय दोनों को एक साथ सम्मिलित करके इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में जोड़ा जाएगा करारोपण के उद्देश्य से। Now, the last point of discussion in this lecture, valuation of stock, which covers pick and choose method, global method. इस व्याख्यान का अंतिम बिंदु पॉइंट नंबर 10, रहतिये का मूल्यांकन या स्टॉक का मूल्यांकन, जिसमें व्यक्तिगत विधि पिक एंड चूज मेथड और समग्र विधि यानी ग्लोबल मेथड को डिस्कस किया जाएगा। वित्तीय लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अंतिम खाते बनाते समय स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया जाता है। आयकर के उद्देश्य से लाभ की गणना करते समय भी इसी आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 में स्टॉक के मूल्यांकन हेतु किसी विशेष पद्धति को नहीं बताया गया है। कोई भी करदाता स्टॉक के मूल्यांकन की किसी विशिष्ट पद्धति को अपनाने के बाद आगामी वर्ष में उसे स्वेच्छा से नहीं बदल सकता है। यदि किसी परिस्थिति में स्टॉक का मूल्यांकन करने का तरीका बदलना आवश्यक हो तो इसके लिए आयकर अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी और तभी परिवर्तन हो सकता है। आयकर निर्धारण अधिकारी स्टॉक मूल्यांकन के नए तरीके को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं कर सकता है कि इससे सरकार को प्रतिवर्ष कर की हानि होगी, परंतु स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन सद्विश्वास से होना चाहिए और किसी विशेष वर्ष के लिए नहीं होना चाहिए। स्टॉक का मूल्यांकन करते समय स्टॉक को विशेष स्थिति या विशेष स्थान तक लाने के लिए लगाए गए समस्त कर एवं व्यय स्टॉक की लागत में जोड़े जाएंगे। यदि किसी विशेष प्रकार के कर की विशेष शर्तें पूरी होने पर वापसी हो सकती है तो भी ऐसे कर स्टॉक की लागत में सम्मिलित किए जाएंगे। स्टॉक का मूल्यांकन करने हेतु दो विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। वो इस प्रकार है। ए, पिक एंड चूज मेथड यानी व्यक्तिगत विधि। इस विधि में स्टॉक के प्रत्येक मद के लिए लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य की परस्पर तुलना की जाती है और दोनों में से जो भी कम हो उसे लिया जाता है। ग्लोबल मेथड या समग्र विधि। इस विधि में समग्र रूप से सभी प्रकार के स्टॉक की कुल लागत और कुल बाजार मूल्य की तुलना करके जो भी दोनों में से कम हो उसे लिया जाता है। आयकर अधिनियम से संबंधित इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के इन जनरल प्रोविजंस यानी सामान्य प्रावधानों का अध्ययन हमने किया। बहुत सारे और भी प्रावधान अभी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे अगले अध्यायों में, जिन्हें हम आगे आने वाले व्याख्यानों में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।